अगर हम आर्टीरियल एक्सेस यूज करते हैं तो कैथेटर कहाँ जाएगा पहले? अगर हम वीनस एक्सेस यूज करते हैं तो कैथेटर कहाँ जाएगा पहले? कौन बताएगा? मैम, अगर हम आर्टीरियल साइड को यूज करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में हम इंसर्ट करते हैं, मतलब लेफ्ट हार्ट को ठीक है। विजुअलाइजेशन के लिए। और अगर हम राइट मतलब वीनस एक्सेस यूज करते हैं then फिर हम जो होता है उसमें राइट हार्ट को करते हैं विजुअलाइज। ठीक है। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों ने क्रोनरी आर्टरी को देखना है तो आप लेफ्ट साइड यूज करेंगे, यानी कि आर्टीरियल एक्सेस यूज करेंगे या वीनस? मैम आर्टीरियल। ठीक है। और अगर आप लोगों ने पेसमेकर डालना है, टेम्परेरी पेसमेकर डालना है, तो उसके लिए आप कौन सी साइड यूज करेंगे, आर्टीरियल या वीनस? अगर आप लोगों ने पेसमेकर डालना है वीनस। वीनस, यस, क्योंकि आप लोगों का जो वीन ये सिस्टम होता है, सिनोड वगैरह, ये सारा राइट वेंट्रिकल के जरिए उसको सपोर्ट मिलती है, या कह लें कि वहां पे हम टीपीएम की लीड को प्लेस करते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टीरियल एंड वीनस एक्सेस। आर्टीरियल और वीनस एक्सेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमको देखना होता है कौन सी साइड सेफ है। आर्टीरियल मतलब फेमरल साइड सेफ है, रेडियल, ब्रेकियल। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हम लोग यूज करते हैं साइड्स, वो कौन कौन सी हैं? नंबर वन पे आ जाता है हमारे पास फेमरल, फिर आ जाता है रेडियल, और फिर आ जाता है ब्रेकियल। ब्रेकियल के अलावा बहुत कम केसेस में कुछ इसकी ब्रांच जो रेडियल की या ब्रेकियल की आगे फर्दर ब्रांचिंग से जो एक इस एरिया में प्रेजेंट होती है, मुझे ये बताएं एनाटॉमिकली इस एरिया को क्या बोलते हैं, जिसको मैं पॉइंट कर रही हूँ? इस मैम एरिया को आप क्या एनाटॉमिकल कहते स्नफ बॉक्स। हैं? यस, एनाटॉमिकल स्नफ स्नफ बॉक्स। बॉक्स। तो स्नफ बॉक्स में भी एक आर्टरी, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हाथ रखें तो आपको पल्सेशन फील होती है। तो जिन पेशेंट्स की फेमरल, रेडियल और ब्रेकियल एक्सेस जो है अगर डिफिकल्ट हो जाए, तो कुछ कार्डियोलॉजिस्ट जो है स्नफ बॉक्स में मौजूद जो इसकी ब्रांच होती है उसको भी यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो आर्टीरियल और वीनस एक्सेस के लिए हम लोग जो तीन मेन यूज करते हैं, वो फेमरल है, वो रेडियल है, वो ब्रेकियल है। ज्यादातर पेपर में जो आता होता है वो ये क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन ऑफ फेमरल एंड रेडियल एक्सेस। कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए आपको इन का जो है वो कहता है कि कंपैरिजन करें। अब अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक तरफ फेमरल, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास रेडियल। और यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए किसके ज्यादा बेस्ट। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के पास। तो इसमें अगर फीचर में हम देखें, सबसे पहली चीज, जो फेमरल साइट है वो इजियर है, और क्विकली आप इसको जो है क्या कहते हैं, कैनुलेट कर सकते हैं। जो रेडियल वाली है, रेडियल साइट जो होती है, ये डिफिकल्ट होती है, लेकिन इसमें मोर कॉम्प्लिकेशंस है। इसमें हेमाटोमा बहुत बड़ा बन जाता है, इसमें लेस कॉम्प्लिकेशंस है, या ना होने के बराबर। वैसे कभी कभार ऐसा होता है, अगर इस केस में भी, रेडियल के केस में भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो वो बहुत बुरी तरह आर्टरी स्पैज्म में चली जाती है। ठीक है, तो ये फेमरल वाली इजियर होती है, क्विकली आप इसको कैनुलेट कर सकते हैं, लेकिन रेडियल वाली थोड़ी डिफिकल्ट होती है। उस साइड के लिए आपको जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन भी पहले से दी जाती है, हेपरिन भी पहले से देनी पड़ती है। सब चीजें जो है वो पहले देनी पड़ती है, जबकि इसमें आपने बाद में देनी होती है। तो अब अगर हम उस टेबल के अकॉर्डिंग बात करें, तो पहले बात करेंगे हम लोग पेशेंट कंफर्ट की। तो जो फेमरल वाला होता है, इसमें पेशेंट का कंफर्ट इतना नहीं होता, क्योंकि उसको सीधा लेटना पड़ता है कितने आवर्स के लिए, 8 to 12 आवर्स के लिए, तो वो एक्सेप्टेबल होती है। और इसमें पेशेंट कंफर्ट ग्रेट होती है, पेशेंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, अपनी टांगे मूव कर सकता है, उठ के बैठ सकता है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। फिर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉम्प्लिकेशंस में जो इसमें हमने बताया कि मोर कॉम्प्लिकेशंस होती है फेमरल में, वो रिट्रोपेरिटोनियल ब्लीड हो सकती है, अगर आपका जो कैथेटर या आपकी शीथ जो है अगर वो रप्चर कर देती है, या कोई आर्टेरियो वीनस फिस्टुला बना
बना सकते हैं, एवी फिस्टुला बन जाता है, और इसके अलावा हीमाटोमा बन सकता है। जबकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोकल इरिटेशन हो सकती है या पल्स लॉस हो सकता है। ठीक है, लेस कॉम्प्लिकेशन है जिसमें लोकल इरिटेशन हो सकती है। फिर हम बात करें क्लोयर डिवाइस की। क्लोयर डिवाइस यानी कि उस एरिया की अगर इस साइड पे है और आपने यहाँ से ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? तो इस जगह के लिए आपको क्लोयर डिवाइस चाहिए होती है, जबकि फेब्रल के लिए सिर्फ प्रेशर देना जरूरी होता है। इसके लिए आपको जो है क्या कहते हैं, बैंड चाहिए होता है, रेडियल बैंड कहते हैं। और इसके लिए डिवाइस, वैसे तो कुछ जगहों पे डिवाइस यूज होती है, लेकिन ज्यादातर नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ वो गॉज पीस लेके उसको रोल करते जाते हैं, रोल करके उस एरिया पर रख के उसकी प्रेशर बैंडेज बनाते हैं। तो इस तरह वो एक प्रेशर डिवाइस के तौर पर उसको यूज करते हैं। ठीक है, और फिर इसके अलावा ये है, इसमें जो प्रोसीजर टाइम है फेमरल के केस में शॉर्ट होता है, इसमें लॉन्ग होता है। ठीक है, इसमें आफ्टर केयर भी पेशेंट की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी। फिर जो है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के चांसेस, अगर ओबीज पेशेंट है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आपका कैथेटर अगर पेशेंट की आप फेमरल आर्टरी को कर रहे हैं और इसकी डिजीज है यहाँ स्टिनोज्ड एरिया, फिर आगे ठीक है तो आपका यहाँ से कैथेटर ही पास नहीं करेगा। रेडियल में आप सिंपली आर्म के जरिए आप मूव करते हुए चले जाते हैं, एओर्टिक आर्च से होते हैं। तो ये कुछ थोड़ी थोड़ी इसके शॉर्ट से कह लें कि वो है, कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, इसकी कंपैरिजन है, ये आप बुक से पढ़ेंगे फिर आपको इजी पता लगेगा इसका क्या है। तो फीमेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फीमेल्स जो आती है ना या मेल भी, वो ज्यादातर यही कहते हैं कि हमारे, हम एक जगह गए थे उन्होंने तो हमारा बाजू से किया था। कुछ लोग, जो रेडियल आर्टरी होती है ये स्पैज्म में बहुत जल्दी चली जाती है। जब आप यहाँ से इसको पंक्चर करते हैं, पंक्चर करने के बाद क्या होता है, रेडियल आर्टरी आपके यहाँ पड़ी हुई है, इसको आपने पहले पहले तो आपने इसको प्रेस करके फील करना होता है कि ये आपके इसके नीचे से मूव ना कर जाए उस टाइम। तो जब आप प्रिक करते हैं इसको, निडल लगते ही ये स्पैज्म में चली जाती है और पेशेंट सीवियर पेन फील करता है जब आर्टरी स्पैज्म में जाती है। तो उस टाइम पे आपको साथ ही पेशेंट को नाइट्रोग्लाइसरीन देनी होती है। आपको पता है वो वेजोडाइलेटर है, एनजीसेड जिसे कहते हैं, वो आप उसमें नाइट्रो जो है वो लेके वन, उसमें जो है उसका 1 ml लेके या 1 cc लेके आप उसको डाइल्यूट करते हैं, उसका भी फिर आगे वो 100 हो जाती है, उस 100 को या 1000 होती है उसको दोबारा से डाइल्यूट करते हैं आप। ठीक है, तो ये है कि उसके लिए आपको फिर साथ साथ जो है उसकी कुछ प्री मेडिकेशन या प्रिकॉशन जो है वो पहले से लेनी होती है, जो आर्ट उसकी होती है रेडियल। फेब्रिल में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसमें पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए पेशेंट यही चाहता है कि उसकी रेडियल एक्सेस यूज की जाए, तो इसलिए फेब्रिल एक्सेस जो है वो फास्टर होती है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि इसमें फेब्रिल के केस में आपके पास ये ऑप्शंस होती हैं कि अगर पेशेंट के प्रेशर लोअर साइड पे जा रहे हैं तो आप पेशेंट को इंट्रायोटिक बैलून पंप वगैरह डालना है या कोई भी चीज लेके जानी है, तो आपके पास एरिया ज्यादा होता है, जगह ज्यादा होती है, आप उसको इजीली लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ पेशेंट्स में, ये अगर हम इनको देखेंगे किन में ये ज्यादा, अगर रेडियल आर्टरी आपकी टॉर्चुअस है, व्हाट इज टॉर्चुअस? टॉर्चुअस क्या होता है? कहते हैं कि इसकी रेडियल आर्टरी बहुत टॉर्चुअस है। डिफिकल्ट कोर्स कह लें या कह लें इस तरह, दिस इज टॉर्चुअस। ये नॉर्मली यूं है, अगर ऐसे जा रहा है कोर्स तो इसका कोर्स ये है टॉर्चुअस। ठीक है, तो अब आप यहाँ से कैथेटर लेके जाना आसान होगा या यहाँ से? ऑब्वियसली इस एरिया से। ठीक है, तो जो टॉर्चुअस जिनकी ज्यादा होती हैं आर्टरीज, चाहे वो आर्टीरियल है, चाहे वो रेडियल है, चाहे वो फेमरल है, वो कोई भी अगर है तो वो उसके लिए डिफिकल्ट होगा उसको फोर्स करना या उसमें से फिर आगे कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना। अब हमने सबसे पहले जो पढ़ना है वो रेडियल एक्सेस के बारे में पढ़ना। आप में से ब्लड प्रेशर किस किस को चेक करना आता है? आप लोगों ने सीखा है?
ब्लड प्रेशर चेक करना कि आप लोगों ने सीखा है, आना चाहिए आपके घर के लिए। ये चीज बहुत जरूरी है, मैंने तो अपने घर में अपने बहन भाइयों को भी सिखाया हुआ है। तो आप लोगों को ये चीज घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंजेक्शन लगाना, आपको ब्रेनुला लगाना, आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी। रेडियल आर्टरी जो है उसको पंक्चर करने से पहले, या अच्छा बुक में ना आप ये देखेंगे, कुछ जगह पे लिखा हुआ है फेमरल आर्टरी इजीली एक्सेसिबल है, कुछ जगह पे लिख देते हैं रेडियल आर्टरी इजीली एक्सेसिबल। तो इस चीज को लेके आप लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं, परेशान नहीं होना। ये इजियर होती है, इसको कह लें कि क्विकर होती है, लेकिन इजी इसको इसलिए कहते हैं कि उसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये इजीली ऊपर पड़ी होती है तो मिल जाती है, ठीक है। इस सेंस में उसने कहा हुआ है कि वो इजीली एक्सेसिबल होती है, ठीक है। वो सुपरफिशियल होती है, और जो फेमरल वाली होती है वो थोड़ा डीप पड़ी होती है, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए बात करें कि रेडियल आर्टरी को चेक करने के लिए कि ये हमारे लिए इजी है, या हमारे एक अच्छा हमारा ऐसे जो है वो हो सकता है, क्या तुम्हारी अच्छी हो सकती है कि, तो हम उसके लिए टेस्ट यूज करते हैं जिसको कहते हैं एलन एंड बार्बी टेस्ट। इससे जो है पोटेंसी चेक की जाती है रेडियल आर्टरी की। रेडियल आर्टरी पेशेंट की, कहीं ये ना हो कि वो पेशेंट में जो है वो कोई ओबेसिटी की वजह से वो क्लॉग हुई हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वो कंप्लेन करते हैं कि हमारा ये बाजू सुन्न हो जाता है, नम हो जाता है। तो आप कई बार उनकी फिर पल्स फील करें तो आपको उनकी रेडियल पल्स जो है वो फील नहीं होगी। उसके लिए आप जो है क्या करते हैं, एलन टेस्ट जो है और बारव्यू टेस्ट जो है इसको आप यूज करते हैं। इसमें आपने चेक क्या करना होता है, हमारे आम में कौन कौन सी आर्टरीज जो है दो मूव कर रही हैं। मैम रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी यस, तो आपने ये देखना है कि अगर आप रेडियल को ब्लॉक करते हैं तो क्या अल्लर का फ्लो आता है आम में, ठीक है। ये चीज हमने चेक करनी है, जो हमारा ये वाला टेस्ट परफॉर्म करने का मेन मकसद है वो यही है कि हमने ये देखना है कि अगर हम इस पेशेंट पे जो है वो अक्लूड करते हैं राइट साइड को या रेडियल साइड को अक्लूड करते हैं तो क्या अल्लर का फ्लो आता है हम हैंड में, आम में। और अगर अल्लर को हम अक्लूड करते हैं तो क्या रेडियल में फ्लो आता है। तो ये चीजें हम लोगों ने इस टेस्ट के जरिए करनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टेस्ट की। एलन में आपने क्या करना होता है, इसमें आपने पेशेंट को कहना है मेक फिस्ट, मुट्ठी बनाओ, ऐसे पेशेंट जो है वैसे मुट्ठी बनाएगा, ठीक है। और उसमें फौरन आपने क्या करना है कि रेडियल और अल्नर आर्टरीज दोनों के दोनों आपने ऐसे पकड़ के क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसका आपने पेशेंट को कहना है कि अपना हाथ जो है उसको क्लोज करें, उसकी मुट्ठी बनाए। फिर आपने क्या करना है, बहुत आर्टरीज, रेडियल वाली और अल्नर वाली, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, दोनों की दोनों जो है वो क्लूड हो जाएंगी। फिर पेशेंट की आपने कहना है कि आप हाथ खोलें, उसमें से आपको पता है उसका जो वो हाथ है, अगर आप कुछ देर के लिए आप अपलोड करके रखेंगे, आप चाहे तो अपने हाथ पे ये इस टेस्ट को साथ साथ जो है कर भी सकते हैं इसको प्रैक्टिकली, कि जब आप उसको कुछ देर के लिए क्लोज करके रखेंगे और पेशेंट का हाथ खुलेगा वो येलो सा ब्लैक सा हाथ छोड़ेगा। फिर साथ ही आप उसको छोड़ेंगे और आप देखेंगे कि पहले कौन सी आर्टरी फिल हो रही है, रेडियल फिल हो रही है या अल्नर आर्टरी फिल हो रही है, ठीक है। और आप देखेंगे कि अल्नर आर्टरी का जो अगर आप अल्नर को छोड़ते हैं तो उसमें जो हाथ है, पहले आपने रेडियल को अल्नर को छोड़ना फिर रेडियल को। अगर आप अल्नर को छोड़ते हैं विद इन 8 to 10 सेकेंड हाथ जो है वो पिंक होगा, ठीक है। यानी कि इतना टाइम लेता है ये ब्लड फ्लो को दोबारा से जो है वो क्या कहते हैं उसमें पहुंच जाने के लिए, ठीक है जी। तो इसे आप चेक कर रहे हैं कि अगर हम इसको क्लोज करते हैं रेडियल को तो अल्नर से फ्लो आ रहा है या नहीं, ये हमारा हो गया अल्नर। अब जो आपका होता है बारबी टेस्ट, इसमें आपने क्या करना होता है, उसमें आपने पल्स ऑक्सीमीटर यूज करना होता है, ठीक है। और वो आपने कहाँ पे प्लेस करना होता है इस टेस्ट के लिए आप यूज करते हैं पल्स ऑक्स, वो आपने पेशेंट के थंब पे लगा देना, ठीक है। थंब पे आपने लगाया, और अगर जो है उसके बाद आपने क्या करना है, किसको प्रेस करना है आपने,
रेडियल को फिर आपने प्रेस किया या कंप्रेस किया, तो आप आपका जो पल्स ऑक्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएगा, जो ऑक्सीजन यहाँ से पल्स ऑक्स जो दिखाएगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्लो दिखाएगा आपकी अल्नर आर्टरी का। ठीक है। अगर अब इसकी आगे फिर क्लासेस स्टार्ट होती है बारहवीं टेस्ट की, वो टोटल क्लासेस होती हैं ए, बी, सी और डी तक। ये हम जब उसको जोड़ते हैं, उसको पल्स ऑक्स को देखते हैं, उसके बाद उसको करते हैं रिटर्न करने के लिए उसकी नॉर्मल पोजीशन में, तो उसमें क्या होता है कि अगर तो पल्स जो है वो चेंज नहीं हुई, पल्स ऑक्स पे रीडिंग नहीं चेंज हुई, तो वो ए टाइप है, पल्स वेव नॉट चेंज। और अगर टेम्परेली डिक्रीज हो जाए, सी में आपके पास आ जाता है, पहले फ्लैट लाइन आती है, फिर रिटर्न टू नॉर्मल होता है। यानी कि पहले वो रीडिंग फ्लैट हो जाती है, फिर उसके बाद वो नॉर्मल पोजीशन की तरफ आती है। और डी मैम टाइप इसमें में हमने रेडियल आर्टरी को इसमें कंप्रेस ही रखा हुआ है। रेडियल को हमने कंप्रेस रखा हुआ, फिर फ्लैट लाइन आती है, और फिर उसके बाद वो नॉर्मल पे, नो रिटर्न टू नॉर्मल। इससे हम पोटेंसी चेक करते हैं कि हमने इसको रेडियल को हम यहाँ पे रेडियल साइड यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब क्या होता है कि डी तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती। जो ए वाला है इसमें भी आप प्रोसीड कर सकते हैं रेडियल आर्टरी, बी वाले में भी कर सकते हैं, डी में भी कुछ हद तक कर सकते हैं अगर एफेमरल मुश्किल है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी आप प्रोसीड नहीं कर सकते। दिस इज एलन एंड बार्बी टेस्ट, इसको आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। इसमें जो एलन वाला था वो सिंपल सा टेस्ट था कि आपने फिस्ट बनानी है, दोनों को क्लूड करना है, फिर आपने तो उसको खोल देना है, और फिर आपने हैंड की कंडीशन देखनी है। ठीक है। और इसमें बारबी टेस्ट में हमने क्या किया, रेडियल को हमने कंप्रेस किया, और हमने देखा पल्स ऑक्स लगा के कि क्या पल्स ऑक्स की रीडिंग चेंज होती है। अगर तो रीडिंग चेंज नहीं होती तो भी आप कर सकते हैं इस एक्सेस को यूज। अगर टेम्परेली डिक्रीज होती है तो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर फ्लैट लाइन है लेकिन फिर नॉर्मल पे आ जाती है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फ्लैट लाइन आती है और उसके बाद भी 2 मिनट के बाद भी वो नॉर्मल पे नहीं आती, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब हमारे इसके बाद ये तो हो गया हमारा कि हमने अपनी रेडियल आर्टरी को चेक कर लिया कि हम इसको, इस एक्सरसाइज साइट को हम यूज कर सकते हैं या हम नहीं यूज कर सकते। इसके बाद बात मैम आती है पेशेंट सिलेक्शन की। जी। मैम अर्नल टेस्ट एक बार रिपीट कर दें। एलन टेस्ट हमने पढ़ा है, एलन टेस्ट। एलन टेस्ट जो है उसमें ये किया जाता है कि पेशेंट को कहा जाता है कि अपना ये जो हैंड है इसको क्लोज करें और इसकी एक फिस्ट बनाएं। ऐसे वो फिस्ट बनाता है, और उसके बाद आपने यहाँ से ये दोनों साइड्स जो है इसको यूं पकड़ के आपने इस तरह क्लोज कर देना। 2-3 मिनट तक आप रखेंगे तो यहाँ से ये देखिए हैंड जो है येलो होना शुरू हो जाता है। फिर आप उसको जब छोड़ते हैं तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी आर्टरी फिल होती है और कितनी देर में ये हैंड जो आपका वो नॉर्मल पोजिशन पे आता है। ठीक है। और उसमें आप क्या करते हैं कि अल्नर आर्टरी को आपने रिलीज करना है, रेडियल को यहाँ पे भी आपने प्रेस करके रखना है। जब अल्नर आर्टरी को रिलीज करके वो 8 to 10 सेकंड में अगर आपका हैंड पिंक हो जाता है, इसका मतलब यह है कि आप उसको एक्सेस को यूज कर सकते हैं। मेन जो हमारा इन दोनों टेस्ट को यूज करने का मकसद है वो ये है कि पेशेंट की जब आप रेडियल आर्टरी ओक्लूड अगर करते भी हैं यूज करने के लिए, तो उसको अल्लर से फ्लो मिलता रहेगा हैंड को आर्म। पेशेंट सिलेक्शन पे अब हम जाते हैं कि हमने पेशेंट को किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप उसकी आर्टेरियल साइड के लिए चेक करने के लिए आप ये वाला टेस्ट यूज करेंगे उस पेशेंट। ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखना होता है, हमारे पास शीट के डिफरेंट साइजेस आते हैं। ठीक है। शीट वो चीज होती है जो आपने पेशेंट के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करनी होती है। वो कुछ थोड़ा सा, अगर मैं रफली यूज करूँ ड्राइंग को, तो ये कुछ ऐसे होती है, आगे इसका ऐसे बना होता है, और इसके अंदर डायलेक्टर होता है। यहाँ से फिर इसकी आगे वो जो है पहले थोड़ा सा ये रफ है, और इधर से आप इसको जो है वो डालते हैं, और यहाँ से इसकी जो है वो मेन कह लें कि इधर से आपने वो करना होता है इसके साथ
आप कैथेटर को साइड से, और यहाँ से तो डायरेक्टली कैथेटर जा रहा है, और साइड से भी आप इसको दे सकते हैं। तो ये आप नेट से देख सकते हैं, थोड़ी सी रफ सी ड्राइंग है। तो शीट के साइज होते हैं 5 फ्रेंच से स्टार्ट होते हैं, 6 फ्रेंच, 7 फ्रेंच, 8 तक भी जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है ये स्मॉल होता है रेडियस का, तो उसमें हम 5 फ्रेंच से लेकर 6 फ्रेंच तक जो शीट का साइज है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपने उस आर्म को अवॉइड करना है उन पेशेंट्स में जिनमें एविक फिस्टुला होता है। क्यों अवॉइड करते हैं? एनी पर्टिकुलर रीजन? हम उन पेशेंट्स को अवॉइड क्यों करते हैं? जिनमें फिस्टुला फॉर्मेशन होती है उसको क्यों अवॉइड करते हैं? मैम उनमें तो ऑलरेडी फिस्टुला जो बना हुआ है आर्टरी और वेनस के दरमियान में, तो यस, तो वो अगर हम आपका वहां से कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे जाएगा ही करेंगे तो नहीं। ट्रांस ऑपोजिट हो जाएगा। यस, कैथेटर आपका जो है वो फिर मूव करेगा ही नहीं। तो इसलिए इन पेशेंट्स में आप फिर क्या करते हैं, फेमरल यूज कर लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि जिन पेशेंट्स में रिसेंट एमआई हुआ होता है और उनमें ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनमें भी आप जो है, यदि कि आप पेशेंट सिलेक्शन की बात करें तो जिनमें एबी फिस्टुला है तो उनके लिए आपने वो इसमें नहीं आएंगे। जिनमें एक आप कह लें कि आपका एलन और बार्बी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, यानी कि वो कैंडिडेट से ही है, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है, तो आप यूज कर सकते हैं। फिर जिनमें रिसेंट एमआई है, रिसेंट, व्हाट इज मेंट बाय STEMI? इसका क्या मतलब है? इट इज स्टैंड्स फॉर ST एलिवेशन MI, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। कुछ पेशेंट्स जो एंजाइना के होते हैं तो उनमें ST सेगमेंट जो आपकी ECG होती है, PQRST। अब ये जो ST PQRS एंड T, कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, यू होती है, जो ये ST सेगमेंट होता है ये बना, इसकी एलिवेशन होती है, ये इस लेवल तक भी आ सकता है। जिनमें एंटीरियर वॉल एमआई होता है या इंफीरियर वॉल, उनमें चेंजेस कुछ ऐसे आते हैं कि ST सेगमेंट की एलिवेशन होती है, ये यूं हो जाता है, इस तरह से होते हैं चेंजेस। तो ये ST सेगमेंट जो है ये एलिवेट कर गया। ये तो रिसेंट, ये एक तो परफेक्ट साइन होता है एमआई का। ठीक है। लेकिन कुछ में एन स्टेमी होता है, इसको कहते हैं स्टेमी। फिर कुछ में एन स्टेमी होता है। इन स्टेमी में क्या होता है कि उनमें ये ST सेगमेंट एलिवेशन नहीं होती, लेकिन उस पेशेंट में एमआई हुआ होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन उनमें भी हुई थी। तो जिन पेशेंट में रिसेंट रिसेंट जो है वो स्टेमी हुआ होता है, ST सेगमेंट एलिवेशन के साथ एमआई हुआ होता है, तो उनमें आपने क्या करना है, और उनमें उसके ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, तो इसलिए आप इसके लिए भी जो है वो यूज करते हैं रेडियल एक्सेस। क्या जी? फिर उसके बाद आ जाता है जिनमें जो है वो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें आपने, अगर तो एक साइड पे आपका कैथेटर लेट सपोज किया आपने, कुछ पेशेंट्स में आपने रेडियल एक्सेस ली, राइट आर्म से आपने ली, लेकिन वहां से कैथेटर नहीं मूव कर रहा, उसका कोई प्रॉब्लम है, कोई उसकी आर्टरी स्टॉर्चर्स है या कोई मसला है, तो आप फिर उसकी दूसरी साइड वाली जो अप्रोच है उसको आप यूज करेंगे और उसको आप चेक करेंगे। ठीक है। तो इस तरह आपने पहले पेशेंट को चेक कर लेना, रेडियल साइड्स को, बहुत रेडियल साइड्स को। उसके बाद आप जो है बाकी की आप यूज कर सकते हैं। अगर नहीं जाता तो फिर आप ब्रेकियल या फिर आप उस पर जा सकते हैं जो आपकी बनती है फैमिली वाली। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिनके बेस पे आप पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को हैंड की एनेटमी आती है, इसकी आर्टीरियल आर्टीरियल सप्लाई आती है आपको? फेमरल किसमें डिवाइड, ब्रेकियल से स्टार्ट करते हैं, तो ब्रेकियल जो है वो आगे आके हैंड में आके किस किस में डिवाइड हो रही है, रेडियल, अल्लर। रेडियल और अल्लर आगे मिलके क्या बनाते हैं?
ये दोनों मिलकर डीप palm की जो है वो उसकी हैंड की डीप palmar आर्च बनाते हैं। ये एनाटमी आपको आनी चाहिए, ठीक है। डीप palmar आर्च बनती है, फिर उसके बाद एक डीप होती है और एक उसके बाद बनती है साथ ही सुपरफिशियल, ठीक है। फिर सुपरफिशियल के आगे जो ब्रांचेस है वो कॉमन, पामर और डिजिटल आर्टरीज जाती हैं, फिर आगे यहाँ से निकलती हैं डिजिटल, जो आपकी तमाम फिंगर्स को आगे सप्लाई करती है, ठीक है। तो प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरीज भी होती हैं, कॉमन पामर भी होती है, और जो रेडियल आर्टरी की ब्रांच एक आती है इंडेक्स फिंगर की तरफ आती है, रेडियल आर्टरी ऑफ इंडेक्स फिंगर उसको कहते हैं। और एक पॉलिसिस आर्टरी होती है जो बिल्कुल स्नफ बॉक्स के एरिया में प्रेजेंट होती है, जो बिल्कुल स्नफ बॉक्स के एरिया में प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ एक आर्टीरियल सप्लाई है। थैंक यू, ये आपको याद होना चाहिए। अगला तो हमारा, ये हमने देख लिया कि हमने पेशेंट को किस तरह से सिलेक्ट करना है। अगली चीज है हमारी कि आपने पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। असाइनमेंट का टॉपिक भी नोट कर लें। राइट द पेशेंट प्रिपरेशन फॉर रेडियल एक्सेस या कह लें कार्डियक कैथेटराइजेशन, ये लिखना है। इसके आपने रेडियल के लिए और फेमरल के लिए आपने डिफरेंट ही पढ़ना होगा, ठीक है। दोनों के लिए पेशेंट की प्रिपरेशन जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। अब हम आते हैं अपने पेशेंट प्रिपरेशन की तरफ कि पेशेंट आपने कैसे प्रिपेयर करना है। जर्नल में आप क्या क्या लिखेंगे? जनरली आपने पेशेंट प्रिपेयर के लिए आप पेशेंट को क्या जो है वो देंगे, प्रिकॉशंस देंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होता है पेशेंट को प्रिपेयर करने में? कंफर्टेबल, उससे भी मैम पहले पेशेंट को स्टीराइल करेंगे ना? सबसे पहले इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप कहते हैं पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट कंफर्टेबल आपको होना चाहिए, जितना कंफर्टेबल आपका। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पॉइंट है कि ये पॉइंट है, अगर आपने इन्फॉर्म कंसेंट सही से दी होती है तो उतना आपका पेशेंट है वो कंफर्टेबल, और पेशेंट जितना कंफर्टेबल होगा आप उतना इजीली अपना जो प्रोसीजर है उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं और उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडियल के लिए पेशेंट प्रिपरेशन, अब अगर हम इसके लिए स्पेसिफिकली देखें कि हमने पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, तो आपने उसके एक तो जो है वो किसके ऊपर रखना है, आर्म रेस्ट पे। आर्म्स मस्ट बी आर्म रेस्ट, और आर्म जो है वो एबडक्टेड होते हैं। व्हाट इज एबडक्शन एंड एडक्शन, क्या होती है ये मूवमेंट्स? तो वर्ड्स अगर मूव कर रहे हैं मिड तो लाइन, एबडक्शन और एडक्शन। मिड लाइन की तरफ मूवमेंट को हम लोग कहते हैं एबडक्शन, नहीं एडक्शन, एडक्शन। और टू एडक्शन अवे बोलते द मूवमेंट को एबडक्शन। हैं, यस। तो जब आपने पेशेंट को लेटाना है इसके लिए, तो इसके लिए उसका आर्म जो है वो एबडक्शन में होना चाहिए एट 70 डिग्रीज, ठीक है। 70 डिग्री पे उसका आर्म जो है वो दूर होना चाहिए, ताकि उसकी रिस्ट में सेपरेट आपने जो है वो आर्म रेस्ट प्लेस किया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, जो उसका ये रिस्ट वाला एरिया होता है यहाँ पे आपने प्लेस किया होता है एक स्टीराइल टॉवल। इसके लिए एक अलग से शीट यूज होती है जिसका इतना एरिया मैंने आपको बताया था कि एक्सपोज रखा जाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइट है आपकी, उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, स्टीराइल प्रिपेयर करते हैं, हम उसको स्टरलाइज करते हैं उस एरिया को। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यूज करना है रेस्ट के बाद जो है वो रिस्ट, रिस्ट के लिए आप यूज करते हैं रिस्ट स्प्लिंट।
ताकि वो मूव ना करे जब आप उसको पंक्चर करें। रिस्ट स्प्लिंट यूज करते हैं और उसके नीचे होना चाहिए स्टरलाइज्ड टॉवल जिसने उसको उसको सपोर्ट दी, ठीक है। और उसकी रिस्ट जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड पोजिशन में होनी चाहिए। हाइपर एक्सटेंडेड मीन लेट्स सपोज दिस इज योर रिस्ट स्प्लिंट और इसके ऊपर इसके यू नीचे की तरफ, जैसे मेरा आर्म की पोजीशन है थोड़ी सी ऐसे नीचे की तरफ है, तो इसको कहते हैं हाइपर एक्सटेंडेड रिस्ट। फिर आप इजीली यहाँ से आप देखेंगे कि आप अपने उस आर्टरी को लोकेट कर सकते हैं रेडियो, तो इसलिए हाइपर एक्सटेंडेड पोजिशन में रिस्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है कि करना क्या है। उसके बाद आप या तो टॉपिकल क्रीम लगाएं एनेस्थीसिया की, कुछ क्रीम्स होती है, वैसे ज्यादातर इंजेक्शन यूज करते हैं। फिर आगे पोजीशन आ जाती है एनेस्थीसिया, या तो वो आप क्रीम लगा दें या आप इंजेक्शन यूज करते हैं जाइलोक्रेन। 10 cc लेके आपने उससे वो जो है पहले साइड को पंक्चर करना, ठीक है। और उससे भी पहले, ये लगाने से भी पहले आपने इसको स्टरलाइज करना होता है उस एरिया को। और अगर इस एरिया के, मैंने आपको बताया था ज्यादातर मर्दों में इस एरिया में बाल होते हैं, तो उस बाल को आपने यहाँ से क्लियर करना है, नहीं तो वो उनके अंदर बहुत ज्यादा डस्ट और डर्ट होती है, तो उसको आपने डर्ट फ्री करना है और हेयर फ्री करना है उस एरिया। तो फिर उसके बाद आपने इसको एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया के बाद अब क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देने के बाद मैंने आपको बताया था कि इस साइड की प्रिपरेशन के लिए हमें पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन भी देनी पड़ती है, एनजीसेड, या इसको एनटीजी भी कहते हैं, ठीक है। ये भी पेशेंट को साथ में देनी पड़ती है नाइट्रोग्लिसरीन। और किस लिए देते हैं, किस लिए देती है नाइट्रोग्लिसरीन बच्चों, कितनी बार आर्टीरियल इसको, स्पेज़म से बचने के लिए। यस। तो फिर इसका फंक्शन क्या होगा,